एक्टिविटी, कार्डियो मींस हार्ट, ग्राम मींस ड्रा करना। इट मींस कि हमने जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एक पेपर पे ड्रा कर दिया और उसको नेम दे दिया ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अब हम पहले ना सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट की एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से होती है, कैसे फैलती है और किस तरह ये सारा काम हो रहा होता है। तो हमने देख लिया कि एस से नोड क्या था, जनरेटर था जहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, और देन क्या करती थी, ये फैलती होती थी। कैसे फैलेगी, ये इस तरह हमारे पास बैकमैन बंडल होता है जो आपके ये लेफ्ट एट्रियम को जाके सप्लाई कर देगा। ठीक है, देन ये इससे डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी एस से नोड से, ये आप देख सकते हैं। ये क्या करेंगी, हमारे राइट एट्रियम को सप्लाई कर देंगी। तो इस तरह करंट अब आपका फैल गया, एट्रियम में पूरा फैल चुका है। अब हमने देखना है कि ये वेंटिकल में करंट कैसे जाएगा। तो वेंटिकल में करंट के जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वेंटिकल में डायरेक्टली करंट नहीं जा सकता। उसके जाने के लिए नॉर्मल इंसान में जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ एक रास्ता है, और वो कौन सा है, एवी नोड का, एट्रियो वेंटिकुलर नोड का। तो एवी नोड से करंट जाता है हमारे बंडल ऑफ हीज में। बंडल ऑफ हीज से आगे दो ब्रांचेस निकलती हैं, दो ब्रांचेस, एक राइट बंडल ब्रांच जो आपके राइट हार्ट को सप्लाई कर देगी, ये देखो राइट बंडल ब्रांच जो आपके राइट हार्ट को सप्लाई कर रही है। देन एक इससे निकलेगी लेफ्ट बंडल ब्रांच जो आपके लेफ्ट हार्ट को सप्लाई करेगी। देन ये जो दोनों ब्रांचेस हैं ये देखो छोटी छोटी शाखें दे रही हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हमने कह दे दिया परकंजी फाइबर्स। ठीक है, तो इस तरह आपका हार्ट क्या हुआ, स्टिमुलेट हो गया, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फैल गई। देन हमारा क्वेश्चन आ गया कि ये एस ए नोड लोकेटेड कहाँ पे होता है। तो एस ए नोड लोकेटेड होता है नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, जहां पे आपका सुपीरियर वेना केवा हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहा होता है, उसकी ओपनिंग के पास आपको क्या मिल जाएगा, एस ए नोड। या दूसरी इसका आप ये याद रख लें कि जहां पे आपका क्रिस्टा टर्मिनलिस, ये देखो एस ए नोड कहां पे लोकेटेड है, इन द अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस नियर सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग। तो व्हाट इज क्रिस्टा टर्मिनलिस। इसमें यार मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो हर्ट होता है उसमें रफ पार्ट भी होता है, स्मूथ पार्ट भी होता है, ऐसे ही ना, मैंने आप लोगों को ट्रेबिकुलेटेड पार्ट भी था और स्मूथ पार्ट भी था। तो जहां पे आपका ये जो हर्ट का रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट, ये फॉर एग्जांपल स्मूथ पार्ट है या ये रफ पार्ट है और इनके दरमियान में ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो वही कि ये कहां पे मिलेगा, एस ए नोड लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस। मींस कि ये देखो फॉर एग्जांपल इधर क्रिस्टा टर्मिनालिस है और इधर आगे रफ पार्ट है, पीछे क्या था, स्मूथ पार्ट था। तो उधर आपको क्या मिल जाएगा, एस ए नोड नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इसको हमने क्या कहते हैं, हमारा प्राइमरी पेस मेकर। मींस के जिसने हमारे हार्ट की सारी पेस बनानी है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, वो है एस ए नोड। और इसमें क्या होती है, इनहेरिटेड डोमिनेंस विद स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक। स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक किसको कह रहा है, इस चीज को कह रहा है ना अल्लाह दे बंदो, स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक। ठीक है, तो ये आ गया, हमें पता चल गया एस ए नोड की लोकेशन। देन हमने देखना है कि एवी नोड की क्या लोकेशन है। तो एवी नोड मैंने आप लोगों को हमने पहले भी पढ़ा था कि नियर द ओपनिंग ऑफ क्रोनरी साइनस, ये जहां पे आपका क्रोनरी साइनस ड्रेन कर रहा होता था, और ये आपका क्या था, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम के करीब क्या मिल जाएगा, एवी नोड। तो यही कि ये लोकेटेड इन द इंटर एट्रियल सेप्टम नियर क्रोनरी साइनस ओपनिंग। देन अब जो ट्रिकी एमसीक्यूज इसमें से आता है, हमने पढ़ी थी पीडीए, बल्कि हमने पढ़ी थी राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन, लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन। आपको पता है जो राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन होती थी, राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन होती थी, उसमें जो पीडीए राइज करती होती थी वो कहां से करती होती थी, राइट क्रोनरी आर्टरी से अराइज करती होती थी। जबकि जो लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन होती थी उसमें जो पीडीए अराइज करती होती थी वो कहां से, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से अराइज करती होती थी। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन इधर जो हमारे काम की बात है वो ये कि ये जो पीडीए होती है ना, यही जाके आपकी इसको सप्लाई कर रही होती है, एवी नोड को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, यही पीडीए। इट मींस कि जो क्या होगा, आपका राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन वाला बंदा होगा, उसमें जो आपकी एवी नोड को ब्लड सप्लाई मिल रही होगी वो कहां से मिल रही होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी से मिल रही होगी। इट मींस कि जो डोमिनेंट आर्टरी होगी वही सप्लाई करेगी एवी नोड को। ठीक है, इट मींस कि अगर राइट डोमिनेट क्रोनरी सर्कुलेशन वाले बंदे में राइट क्रोनरी आर्टरी में कोई एम्बोलिज्म आ जाती है, ये खराब हो जाती है, तो आपकी एवी नोड प्रॉपर फंक्शन कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। तो यही इस तरह करके एमसीक्यूज आता है। लेकिन एनआरई में ऐसा मैंने इतना कम्प्लेक्स नहीं देखा, उसमें था एमएल यू वर्ड में था ये वाला एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो कि ब्लड सप्लाई यूजुअली फ्रॉम आरसीए। आपको पता है कि राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन 85% राइट डोमिनेंट होते थे, तो वही वो कह रहा है कि ब्लड सप्लाई यूजुअली फ्रॉम आरसीए।
देन ये मैं बल्कि हम आगे पढ़ते हैं कि 100 मिली सेकंड, ये बल्कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब इधर से करंट पास करता है तो वो थोड़ी देर इधर रहता है, वो स्पून से गुजरता है, तो वो कितना स्पून करता है, 100 मिली सेकंड ले लेता है, ताकि क्या हो कि ये हमारे जो वेंटिकल्स हैं ये फिल हो जाए, इनको ब्लड मिल जाए, वेंटिकुलर फिलिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हमें टाइम मिल जाए। ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं, तो यही बाकी उसने कंडक्शन पाथवे बताया हुआ है, ये अभी तो हमने पढ़ा है। ऐसे नोड से कहां पे, एट्रिया में, एट्रिया से कहां पे, एवी नोड में, एवी नोड से कहां पे, बंडल ऑफ हीज में है, एंड देन बंडल ऑफ हीज से कहां पे हमारी ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं उधर, एंड देन बंडल ब्रांचेस से कहां पे आ गया, परकंजी एंड देन वेंटिकल्स को सप्लाई मिल जाती है। बाकी ये देखो लेफ्ट बंडल ब्रांच किस में डिवाइड होगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड होगी या लेफ्ट एंटीरियर फेजिकल में, एंड देन लेफ्ट पोस्टीरियर फेजिकल में, ये आप देख सकते हो, ये रट्टे वाली चीजें हैं। देन और जो चीज आपको एमसीक्यूज में आएगी वो ये कि हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे बीट कर रहा होता है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना। तो वो क्यों इतना 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे नॉर्मली आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, क्योंकि ये जो हमारा जनरेटर है ना, इसकी कैपेसिटी ये है कि ये हार्ट की मैक्सिमम 60 to 100 बीट्स तक इसको करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। ठीक हो गया। मीन्स के ये अगर 100 बीट से मोर देन होगा तो हमारा ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आ रही। इस जनरेटर की मैक्सिमम कैपेसिटी ये है कि ये आपके हार्ट को 100 बीट्स पर मिनट तक कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, आपकी मतलब हार्ट बीट्स रख सकता है। देन आ गया, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका खराब हो जाए, ऐसे नोड क्या हो, खराब हो जाए, तो देन ये जो एवी नोड है ना, ये वाला इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट करने वाला काम अपने हाथ में ले लेता है। तो ये हार्ट को कितनी बीट्स पर मिनट पे कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, तो वो आ गया आपके पास जनाब 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ये आपने अपनी बुक पर लिख लेना है कि अगर एवी नोड के हाथ में आ जाए करंट जनरेट करने का काम, तो वो आपके हार्ट को कितनी बीट्स पर मिनट पे वर्क करवा सकता है, तो 40 to 60 बीट पर मिनट पे। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल क्या हो कि ये भी खराब हो जाए, हमारी ऐसे नोड भी खराब होगी, देन क्या आते हैं पीछे बच जाता है बंडल ऑफ वगैरह। तो ये आपके हार्ट को कितनी बीट्स पर मिनट पे काम करवा सकते हैं, तो ये जनाब आपने लिख लेना है कि अबाउट 25 to 40 बीट्स पर मिनट पे आपके हार्ट की रेट को लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। मींस अब दोबारा मैं इसी चीज को पढ़ाता हूँ। हमारा जो एस ए नोड था वो 1 मिनट में मैक्सिमम 100 बीट्स पर मिनट पे हमारे हार्ट को दूसरा वर्क करवा सकता था। जबकि अगर ये खराब हो गया तो देन एवी नोड करंट जनरेट करने का काम अपने हाथ में ले लेती है, ये 40 to 60 बीट पर मिनट पे आपके 1 मिनट में 40 to 60 बीट्स पर मिनट जनरेट करवा सकती है। जबकि अगर बंडल ऑफ फीस हो तो वो आपका क्या करेंगे, 20 to 40 बीट्स मैक्सिमम ये इतना काम कर सकते हैं, इतना पे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं हमारे हार्ट को। देन और चीज और ये कि स्पीड ऑफ कंडक्शन क्या होती है, मीन्स के ये जो फॉर एग्जांपल हमने कहा ना कि करंट पास कर रहा होता है, तो करंट कहां से कितनी ज्यादा स्पीड से पास करेगा वो हमने अब देखना है। तो इसमें आप सिंपल सा ये याद रख लो कि हमें एवी नोड का पता है कि सबसे स्लोएस्ट कंडक्शन कहां से होती है, एवी नोड से। तो ये देखो सबसे स्लोएस्ट कंडक्शन आपको कहां पे मिल गई, एवी नोड में करंट इधर सबसे ज्यादा स्लोली पास करेगा। एंड देन वो क्यों पास करेगा वो आपको पता है, ताकि वेंटिकल की फिलिंग प्रॉपरली टाइम मतलब टाइम मिल सके वेंटिकल की फिलिंग के लिए। देन क्या थे हमारे ये जो परकंजी फाइबर्स थे, इनमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट करंट की स्पीड होती है। फास्टेस्ट करंट की क्यों स्पीड होती है, ताकि इनको एक टाइम पे करंट मिले एंड देन ये एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इस वजह से हमारे ये जो परकंजी फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ हीस होता है, इनमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ कंडक्शन, करंट की स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे है, बंडल ऑफ हीज पे। देन ये जो हमारे एट्रिया हैं और जो वेंटिकल्स हैं ये दरमियान में आ जाते हैं। तो इनको मैंने कैसे याद रखा हुआ है, ये देखो एवी नोड ऐसे ही है ना, ए पहले आया तो ये देखो ए पहले आ गया, एंड देन वी से क्या आ गया, वेंटिकल्स। तो ये आप इस तरह याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा स्पीड कहां थी, परकंजी फाइबर्स में। ठीक है, सबसे स्लोएस्ट कहां थी, एवी नोड में। एंड देन एट्रिया और वेंटिकल्स की स्पीड दरमियान में है, तो ये आपने ए से एट्रिया आ गया और बी से क्या आ गया, वेंटिकल्स। आपको पता है ना कि एवी नोड में पहले ए आ रहा है देन वी आ रहा है, तो इस तरह आप इस चीज को याद रख सकते हो सिंपली। तो खैर ये हो गया हमने स्पीड ऑफ कंडक्शन, ये सारे थे एमसीक्यूज जो आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। अभी हम ईसीजी की तरफ प्रॉपर नहीं आए। अब आते हैं कि हमने क्या किया कि हम इस ये जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ना, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, पेज पे ड्रा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर एक फॉर एग्जांपल ये बंदे का क्या है, राइट हैंड है, उधर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। और ये बंदे का है जनाब लेफ्ट फुट है, उधर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया।
देन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या किया मैंने, एक मशीन के साथ, गैल्वेनोमीटर मशीन होती है जो क्या कहते हैं करंट को डिटेक्ट करती होती है, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ डिटेक्ट कर दिया और इसके ऊपर एक सुई लगा दी, और अब इसका काम है करंट को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इधर से करंट की सारी जो मूवमेंट है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट एस नोड से आता है और कहाँ पे चला जाता है, हमारे एट्रिया को सप्लाई होता है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, मींस के ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, पॉजिटिव चार्ज ये नीचे की तरफ एंड लेफ्ट वर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये देखो, अब ये जो हमने ईसीजी बनानी है ना, उसमें आप एक सिंपल रूल याद रख लो, व्हेन सेम चार्जेस विल मूव टुवर्ड ईच अदर, आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी, व्हेन सेम चार्जेस। अब देखो इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो आपको डिफ्लेक्शन कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यही आप देख सकते हो कि जब आपके एट्रियाज डीपोलराइज हुए तो आपको क्या मिल गई, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिल गई, पी वेव मिल गई। इट मींस के पी वेव इज शोइंग व्हाट, एट्रियल डीपोलराइजेशन। देन आपको पता है कि करंट आपका कहां पे पहुंच गया, एवी नोड में। तो एवी नोड में करंट थोड़ी देर ठहरता है, कितने के लिए, 100 मिली सेकेंड के लिए। तो जब इस दौरान करंट ठहरा तो ये हमारी जो सुई थी ये कोई डिफ्लेक्शन शो करेगी, कोई नहीं शो करेगी, क्योंकि इसने उसी वक्त शो करनी है जब कोई करंट में चेंजिंग आएगी। तो ये आपको देखो ये सीधी लाइन मिल गई। इट मींस के ये जो लाइन मिली है उस दौरान आपका करंट कहां पे रह रहा है, एवी नोड में रह रहा है। ठीक हो गया। देन आगे आपको पता है कि ये जब करंट ये वाला सारा फासला तय कर लेता है, परकंजी फाइबर तक आ जाता है, ये सारा फासला तय कर लेता है, तो देन सप्लाई किसको होती है, हमारा करंट इस तरह फैल जाता होता है, ऐसे ही है ना, वेंटिकल को सप्लाई होती है करंट की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, जो डॉक्टर नजीब वाली डिटेल है वो ये कि देखो जब करंट इधर आता है ना, तो ये राइट बंडल ब्रांच निकल गई, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच निकल गई, इसको हम कहते होते हैं इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। ये वेंटिकल का क्या है, सेप्टम है। तो करंट की जो सेप्टम को सप्लाई मिलती है ना करंट की, वो इधर से मिलती है, कहां से, लेफ्ट बंडल ब्रांच से। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उधर से आपको करंट की जो सेप्टम है उसको सप्लाई जो मिल रही है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच से मिल रही है। इट मींस के करंट, फॉर एग्जांपल ये जो तार है इधर से करंट अब इधर जाएगा ना, तो आप देख सकते हो करंट कहां पे जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये वाला वेक्टर आपको किस तरह का मिल गया, इस तरह का वेक्टर मिल गया, जो करंट का वेक्टर है वो आपको इस तरह का मिल गया फॉर सेप्टम। तो अब देखो इधर ये पॉजिटिव चार्ज ही तो है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज व्हाइल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो एक और आपने रूल याद रख लेना है कि व्हेन डिफरेंट चार्जेस विल मूव टुवर्ड ईच अदर, तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। ठीक हो गया। तो अब आप यही, मोस्टली लोगों को इस चीज का पता नहीं होता कि ये जो क्यू वेव नीचे आ रही है ये क्यों आ रही है, ये क्यू वेव इस वजह से नीचे आ रही है कि ये आपकी सेप्टल डीपोलराइजेशन को शो कर रही है। और जब सेप्टल डीपोलराइजेशन होती है तो सिर्फ जो सप्लाई मिल रही होती है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच से मिलती है। जब लेफ्ट बंडल ब्रांच सप्लाई करती है तो आपको वेक्टर इस तरह का मिलता है, वो पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो आपको इस वजह से डिफ्लेक्शन क्या मिल गई, नेगेटिव मिल गई। देन आपका ये आ गया मेजर पार्ट ऑफ वेंटिकल। तो ये देखो मेजर पार्ट ऑफ वेंटिकल को सप्लाई वाला जो वेक्टर है वो आपको क्या मिलेगा, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड मिलेगा। इट मींस के ये देखो इसको हम ड्रा करते हैं, ये जो मेजर पार्ट ऑफ वेंटिकल है, तो ये वाला वेक्टर आपको क्या मिल रहा है, लेफ्टवर्ड मिल रहा है एंड डाउनवर्ड मिल रहा है। तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो सेम चार्ज मूविंग टुवर्ड ईच अदर, तो डिफ्लेक्शन क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो कि आपको डिफ्लेक्शन क्या मिल गई है, पॉजिटिव मिल गई है। देन आप लोगों ने एक और चीज नोट की होगी कि ये वाली जो वेव थी इसका तो इतना सारा मैग्नीट्यूड था, मतलब ये थोड़ी ऊपर गई है, जबकि ये जो हमारी आर वाली वेव है ये काफी ज्यादा ऊपर गई है। तो ये इस वजह से कि हमारा जो एट्रियाज होते हैं वो तो छोटे से होते हैं, उधर करंट कम होता है, कम करंट होगा तो ये जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी कम होगी। जबकि हमारे जो वेंटिकल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, जब बड़े होते हैं तो करंट भी ज्यादा, तो करंट ज्यादा तो आपको डिफ्लेक्शन भी ज्यादा मिल रही है, तो आपको क्या मिल गई, आर वेव मिल गई। देन अब देखो कौन सा पार्ट बच गया, अब पार्ट बच गया आपका ये वाला, ये जो लास्ट पे कॉर्नर से बच गए हैं, तो ये कॉर्नर्स को इस तरह सप्लाई मिलेगी। जब कॉर्नर्स को इस तरह सप्लाई मिलेगी तो इनका वेक्टर जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, मींस के वो भी क्या होगा, अपवर्ड एंड टुवर्ड्स द राइट। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड एंड टुवर्ड्स द राइट, तो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट चार्जेस मूविंग टुवर्ड ईच अदर, ये देख सकते हैं ना आप, डिफरेंट चार्जेस मूविंग टुवर्ड ईच अदर। तो आपको क्या मिल गई, कौन सी डिफ्लेक्शन मिल गई, नीचे वाली नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो एस वेव मिल रही होती है वो आपको क्या है, शो कर रही है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है।
अच्छा, अब हमने अपने हर्ट सारे को क्या करवा दिया, डीपोलराइज करवा दिया। ऐसे ही है, मींस के अब ये जब क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिल गया, अब ये जो आपका हर्ट है इसको हमारे वेंटिकल्स हैं इनको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल गई है। इट मींस के आफ्टर क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपका क्या होगा, आपके वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंटिकुलर सिस्टली होगी। तो यही एमसीक्यूज आता है कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स के क्या बाद क्या होगा, आपका वेंटिकुलर सिस्टली होगी। करंट तो पहुंच गया, तो अब हमारे हार्ट ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये एमसीक्यूज आ गए कि आफ्टर क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपको क्या मिलती है, वेंटिकुलर सिस्टली मिलती है। देन आपको पता था कि जब ये सेल्स डीपोलराइज हो जाते होते थे, मींस के अंदर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया होता था और बाहर क्या होता था, नेगेटिव चार्ज होता था। तो देन इन्होंने दोबारा अपनी रीपोलराइज होना होता था और उसी फेज में आना होता था, अंदर नेगेटिव और बाहर कौन से, पॉजिटिव वाली फॉर्म में, जो कि इनका रेस्टिंग स्टेट होता था। तो देखो थोड़ी देर के लिए करंट की कोई मूवमेंट नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए करंट की कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस हमारे जो सेल्स हैं उनको इस फेज से इस फेज में आने में क्या लगेगा, है ना। तो थोड़ी देर के लिए करंट की, जब करंट की कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो नीडल कोई नहीं शो करेगी। तो इसी वजह से आपको वाला सेगमेंट जो है एसटी सेगमेंट वो फ्लैट मिल रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब क्या हुआ कि आपके ये वाले जो पेंटिकल्स हैं वो क्या करना शुरू कर गए, रीपोलराइज करना शुरू हो गए। जब देखो ये रीपोलराइज करना शुरू हो गए हैं, तो अब हमारा पोटाशियम चैनल क्या करेगा, वो बाहर की तरफ मूव करता होता था ना सेल से बाहर। तो इट मींस कि आपको इधर से जो वेक्टर मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो पॉजिटिव पे उस पे कौन सा चार्ज होता था, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड ईच अदर, तो आपको डिफ्लेक्शन कौन सी मिल गई रिपोलराइजेशन के दौरान, टी वेव मिल गई, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिल गई। कुछ लोग इसको इस तरह भी समझते हैं, वो ये कि देखो जब क्या हो रहा था, हमारा डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह मूव कर रहा होता है, ऐसे ही है ना। जब डीपोलराइजेशन हो रही थी तो उस वक्त पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव कर रहा था। जब रीपोलराइजेशन होती है तो आपको पता है कि सेल के अंदर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरह मूव करेगा। तो आपको पता है जब देखो नेगेटिव सेम चार्ज इज मूविंग टुवर्ड ईच अदर, तो आपको डिफ्लेक्शन कौन सी मिल गई, पॉजिटिव। तो इस आपने ये वाला सिंपल रूल याद रखो लो कि जब सेम चार्जेस मूव टुवर्ड ईच अदर तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जब डिफरेंट चार्ज मूव टुवर्ड ईच अदर तो आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। तो इट मींस के ये एमसीक्यूज आ गया हमारे पास कि ये जो टी वेव होती है वो किसको शो कर रही है, वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन को शो कर रही है। देन आ गया लास्ट पे यू वेव। ये यू वेव मोस्टली आप लोगों को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आप लोगों को कुछ लोगों में मिल भी सकती है यू वेव, और मोस्टली हम लोगों को इसके मैकेनिज्म का नहीं पता कि ये यू वेव क्यों होती है। लेकिन जो कुछ बुक्स पे है या वो ये है कि ये जब परकंजी फाइबर्स डीपोलराइज सॉरी रीपोलराइज होते हैं ना, तो उस वक्त आपको यू वेव मिलती है। लेकिन हमारे जो इसमें यू वेव को याद रखने की चीज है वो ये कि आपको यू वेव मिलेगी हाइपोक्लीमिया में। हाइपोक्लीमिया में आपको क्या मिलेगी, यू वेव। और ये एमसीक्यूज आता हुआ होता है कि जब हाइपोक्लीमिया होगा इट मींस के डिक्रीज्ड पोटाशियम होगा आपके ब्लड में, आपको क्या मिल जाएगी, यू वेव मिल जाएगी। और बंदे को क्या होगा, साथ में ब्रेडिकार्डिया वगैरह होता है जब पोटाशियम का लेवल कम होता है ब्लड में। तो अब हमें समझ लगी नॉर्मल ईसीजी के, ये जो ईसीजी नॉर्मल हमारे पास बन रही होती है ये कैसे बन रही होती है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसकी ना कुछ स्पेसिफिसिटीज के तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इसको डीप लेते हैं। वो ये कि हम इसको ड्रा करते हैं, ये इस तरह बॉक्सेस में ड्रा करते होते हैं ना, ये आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें ड्रा करते होते हैं। अब इन बॉक्सेस को जरा देखते हैं। ये इसमें ना आपको मिलेंगे, एक लार्ज बॉक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एक लार्ज बॉक्स जो होता है ना उसमें 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उसमें कितने, 5 स्मॉल बॉक्सेस। और ईच जो स्मॉल बॉक्स है वो इज इक्वल टू होता है 40 मिली सेकेंड। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका लार्ज बॉक्स की लाइन है, ये लार्ज बॉक्स की लाइन है। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 5 5 बॉक्स मिल गए। इट मीन्स कि एक लार्ज बॉक्स में आपको कितने बॉक्स मिल जाएंगे, 5 स्मॉल बॉक्सेस मिल जाएंगे। और एक स्मॉल बॉक्स कितने टाइम के इक्वल है, 40 मिली सेकेंड्स के। तो देखो इट मीन्स के जो एक लार्ज बॉक्स होगा उसका टाइम कितना होगा, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20। इट मींस के जो एक लार्ज बॉक्स है वो किसको शो कर रहा है, 200 मिली सेकेंड्स को शो कर रहा है। ऐसा ही है कि नहीं है। अब 200 मिली सेकेंड्स को अगर मैं क्या करूं, सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 सेकंड। तो वही उसने लिखा हुआ है, ये देखो, वन लार्ज बॉक्स इज शोइंग 0.2 सेकंड्स। और ये जो एक स्मॉल बॉक्स होता है वो इक्वल होता है 1 mm के। तो एक लार्ज बॉक्स किसके इक्वल होगा, 5 mm के, क्योंकि एक लार्ज बॉक्स में कितने कितने डब्बे हैं, 5 5। तो वो आपका कितना आ गया, 5 mm के इक्वल आ गया। देन और जो चीजें हमने याद रखनी है, टी वेव किसको शो कर रही थी,
एट्रियल डिपोलराइजेशन को। क्यूआरएस कम्प्लेक्स किसको शो कर रहा था? वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन को। एंड देन जो हमारी टी वेव थी वो किसको शो कर रही थी? वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन को। देन आगे चलते हैं। आगे ये अब मैं आप लोगों को ना कुछ चीजों का फर्क बताता हूँ, वो ये व्हाट इज वेव, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज इंटरवल। आप लोग काफी दफा कंफ्यूज हुए होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो वेव ये है, चाहे आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिले चाहे आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिले, तो उसको हम क्या कह देते होते हैं? वेव। तो ये देखें, ये आपके पास क्या आ गई? वेव आ गई। सेगमेंट वो है कि जिस दौरान इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कोई नहीं हुई, आपको आइसो इलेक्ट्रिक मिला, जो गैल्वेनोमीटर पे कोई नीडल ने कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट होता है उसको हमने क्या नेम दे दिया? सेगमेंट का नेम दे दिया, ठीक हो गया। देन आ गया कि व्हाट इज इंटरवल। तो आपने क्या करना है, जो वेव है उसको ऐड कर देना है सेगमेंट में, तो जो चीज आपको मिल जाएगी उसको हम क्या कह देते हैं? इंटरवल। इट मींस के वेव को आप वेव और सेगमेंट को इकट्ठा मिला के क्या कहोगे? इंटरवल। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो इंटरवल्स हैं। तो पी आर इंटरवल कहाँ से शुरू होगा? जहां से पी वेव शुरू हुई और जहां पे ये जो हमारा क्यू आर एस इंटरवल सॉरी क्यू आर एस कम्प्लेक्स शुरू हुआ, उससे पहले पहले वाला जो भी एरिया है उसको हमने क्या नेम दे दिया? पी आर इंटरवल। तो इसमें आप देख सकते हो वेव भी है और साथ में आपके पास सेगमेंट भी है, पी आर सेगमेंट भी है, ऐसा ही है ना। देन आ जाता है क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ये वाला, मतलब ये तीनों को मिला के उसने क्या नेम दे दिया? क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। अब जहां पे क्यू आर एस कम्प्लेक्स और ये जो आपका एस टी सेगमेंट मिल रहे होते हैं उसको हमने नेम दे दिया जे पॉइंट। उसको हमने क्या नेम दे दिया? जे पॉइंट, ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया एस टी सेगमेंट, मींस के एस एस वेव और टी वेव के दरमियान में जो भी फासला था उसको हमने नेम दे दिया एस टी सेगमेंट, ठीक हो गया। तो अब आ गया जनाब क्यू टी इंटरवल। तो क्यू टी इंटरवल मींस के जहां से क्यू वेव शुरू हुई और जहां पे टी वेव खत्म हुई, इन दोनों के दरमियान में जो फासला था उसको हमने क्या नेम दे दिया? क्यू टी इंटरवल। ओके हो गया। ये देखो ना, जहां से क्यू वेव स्टार्ट हो रही है और जहां पे आपकी टी वेव खत्म हो रही है, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है उसको हमने नेम दे दिया क्यू टी इंटरवल। तो ये थोड़ी सी आगे स्पेसिफिकेशंस के हमने थोड़ा सा डीप देख लिया इसको। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं। तो पी वेव ने क्या शो किया? एट्रियल डिपोलराइजेशन। देन आ गया पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल क्या था? टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये पी वेव किसको शो कर रही थी? एट्रियल डिपोलराइजेशन को। एंड देन क्यू आर एस किसको शो कर रहा था? वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन को। इट मींस के ये जो पी आर इंटरवल है ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम एट्रियल डिपोलराइजेशन टू द स्टार्ट ऑफ वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन के, इनके दोनों के दरमियान में जो टाइम है उसको हमने नेम दे दिया पी आर इंटरवल। तो यही आप देख सकते हो, ये नॉर्मली कितना होता है? 120 टू 200 मिली सेकेंड्स। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में डब्बों की फॉर्म में कहूं, बॉक्सेस की फॉर्म में कहूं, तो मैं इसको कह सकता हूं लेस देन 5 स्मॉल बॉक्सेस। मैं कह सकता हूं लेस देन 5 स्मॉल बॉक्सेस, या मैं कह सकता हूं कि जनाब 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। या मैं इसको कह सकता हूं कि लेस देन 1 लार्ज बॉक्स, ऐसा ही है ना। तो ये सारी चीजें मतलब आप इनको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास वन जो स्मॉल बॉक्स था वो किसके इक्वल था? 40 मिली सेकेंड्स के। तो देखो लेस देन 5 मीन्स के 40 को 5 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाता है? 200 मिली सेकेंड। तो वही बात वही है, उसको मैं बस घुमा फिरा के कह रहा हूँ ताकि आप लोग जब इन डब्बों को देखो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका मेजर कर सको। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया क्यू आर एस कम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स किसको शो कर रहा था? क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन को शो कर रहा था। और ये नॉर्मली के होते हैं लेस देन 300 मिली सेकेंड, मीन्स के ये जो 2.5 स्मॉल बॉक्सेस से कम होगा, ऐसा ही है। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया आपका क्यू टी इंटरवल। तो क्यू टी इंटरवल किसको शो कर रहा था? हमारी वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन, ये जो था क्यूट इंटरवल वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन टू वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन, तो ये उस सारे फेज को शो कर रहा था। तो यही वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंटिकल्स एंड वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन। तो यही मैंने आप लोगों को बताया था ना, वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन होती है ये वाली जो इधर तक क्या होगी थी? वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन। देन आपके वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन क्या होती है? इनकी रिपोलराइजेशन होती है। और इधर से क्या है कि आपके वेंटिकल्स आप क्या करेंगे? रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो यही उसने लिखा हुआ है कि मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंटिकल्स एंड देन वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन, वो किसको शो कर रहा है? क्यूट इंटरवल। और इसी में से पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ था। देन आगे चलते हैं। आगे आगे जनाब आपकी टी वेव। तो टी वेव किसको? वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन को शो कर रही थी। हाँ, देन
आगे ना ये हमने पैथोलॉजीज में पढ़ना है, लेकिन इधर उसने कुछ थोड़ी सी डाल दी है। वो ये कि जो टी वेव इन्वर्जन मिलेगी वो आपको कहाँ पे मिलेगी, अगर इस्कीमिया होगा या रीसेंट एमआई मींस के मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगी, तो उसमें आपको क्या, जिसको हम कहते होते हैं हार्ट अटैक होगा, तो उसमें आपको क्या मिलती है, अगर उस बंदे की आप ईसीजी करवाओगे तो आपको इन्वर्टेड टी वेव मिल जाएंगी। देन और बाकी टी वेव का थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर क्या हो हाइपरक्लीमिया हो, मींस के अगर बॉडी में पोटाशियम ज्यादा हो तो उसमें आपको पीक्ड टी वेव्स मिलती हैं। अगर बंदे में क्या हो हाइपोक्लीमिया हो तो उसमें आपको क्या होता है, फ्लैटेंड टी वेव्स मिलती हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये देखो, हमें टी वेव कब मिल रही थी, जब क्या हो रहा था, हमारे वेंटिकल्स रीपोलराइज हो रहे थे। तो रीपोलराइजेशन में आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा होता है, पोटाशियम पोटाशियम कहाँ से काम मूव कर रहा है, पोटाशियम आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है। अब देखो, अगर ज्यादा पोटाशियम होगा तो वो ज्यादा आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, तो जब वो ज्यादा आउटवर्ड मूवमेंट करेगा मींस करंट की मूवमेंट क्या हो रही है, ज्यादा करंट की मूवमेंट बढ़ रही है, तो ये नीडल की डिफ्लेक्शन भी तो बढ़ेगी ना, तो आपको क्या मिल जाएगी, पीक्ड टी वेव मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी जनाब, पीक्ड टी वेव। अब देखो, अगर क्या है कि हमारा पोटाशियम है ही कम, जब पोटाशियम है ही कम तो जाहिर सी बात है जो करंट की मूवमेंट होगी वो भी तो कम होगी, तो आपको क्या मिल जाएगी, फ्लैटेंड टी वेव मिल जाएगी। और यही आपने मस्ट याद रखना है। ये हाइपरक्लीमिया का इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जो नेफ्रोलॉजी वार्ड में अगर आप लोग काम करोगे तो उसमें क्या होता है कि जिन बंदों का किडनी फेलियर होता है उनमें हाइपरक्लीमिया बहुत होने के चांसेस होते हैं। मींस के उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी लग रही होती है, स्टोर्ड ब्लड में भी पोटाशियम ज्यादा आता है, और बाकी उनकी किडनीज भी पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं कर रही होती, तो उनमें हाइपरकलीमिया होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर आपने क्या करना होता है, उनकी ईसीजी में टी वेव को मस्ट देखना होता है कि अगर आपको क्या मिल रही है, पीक्ड टी वेव्स मिल रही हैं, इट मींस उस बंदे में हाइपरकलीमिया है, तो आपने उस हाइपरकलीमिया को ठीक करना होता है, नहीं तो एरिथमियाज होकर उस बंदे की जान भी जा सकती होती है। ठीक हो गया जी, तो ये आपको पता चल गया। देन आ गया जनाब जे जे पॉइंट। तो जे पॉइंट आपको पता है, जंक्शन बिटवीन एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्ट ऑफ एसटी सेगमेंट, ये वाला जो पॉइंट था ना, उसको हमने जे पॉइंट देकर दिया। देन आ गया जनाब एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट क्या था, आइसोइलेक्ट्रिक मींस कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, और वेंटिकल्स क्या कर रहे हैं, डीपोलराइज कर रहे हैं। ये जो एसटी सेगमेंट देन क्या है कि हमारे वेंटिकल्स डीपोलराइज्ड। देन आगे चलते हैं, आगे आगे जनाब आपका यू वेव। तो यू वेव मैंने आप लोगों को बताया, आपने सिर्फ याद रखना है, हाइपोकलीमिया में आपको क्या मिल जाएगी, यू वेव मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये हमें फ्लैटन मिलेगी, ये मिलेगी। हाइपोक्लीमिया में आपको क्या होगा, टी वेव फ्लैटेंड मिल जाएगी और देन आपको यू वेव मिल जाएगी, इस तरह करके सीन मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा ईसीजी का। लेकिन बात इधर खत्म नहीं हुई, बात इधर तक खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन आगे चलते हैं। अब देखो, हम ना, हमारा दिल नहीं भरा कि हम सिर्फ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ना सिर्फ एक एंगल से देखें। ठीक है, मींस के हमने अब ये सिर्फ एक एंगल से देखा ना, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इधर पॉजिटिव चार्ज था और उधर नेगेटिव चार्ज था, और हमने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख लिया। ये था एक एंगल से देखना। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हर एंगल से देखें। तो हर एंगल से देखने के लिए क्या किया कि हमारे पास जनाब 12 लीड्स हो गई। कितनी होगी, 12 लीड्स। ये सिर्फ एक लीड थी, ये सिर्फ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेनली कहां से देख रही थी, नीचे से। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कहां से, नीचे से देख रही है, ये थी एक लीड। अब आगे हमारे पास जनाब है 12 लीड्स। तो इसमें आपने याद रख लेना है, तीन होंगी आपके पास बाइपोलर लिम्ब लीड्स, बाइपोलर लिम्ब लीड्स। तीन होंगी आपके पास आगुमेंटेड दूसरा लीड्स, और 6 होंगी आपके पास चेस्ट लीड्स। अभी मैं आप लोगों को इसका समझाता हूं। इसको समझने के लिए ना हम एक चीज करते हैं, वो ये कि देखो, जो होगी ना लीड वन आपकी, ठीक है, उसका लीड वन का ये जो आपका राइट हैंड है, इधर उसका नेगेटिव पोल होगा, और जो उसका आपका लेफ्ट हैंड है ना, उधर उसका क्या होगा, पॉजिटिव पोल। तो इट मींस के जो हमारी है लीड वन, वो इधर से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक हो गया, देन आ गई लीड टू। तो जो लीड टू है ना, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही है नीचे से, इधर उसका पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसका मतलब पोल होगा, उधर से वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही होगी। तो इट मींस के जो आपकी लीड टू है वो कहां से देख रही है, नीचे से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही है। देन आ गई हमारी जनाब लीड थ्री। तो लीड थ्री का भी जो पॉजिटिव पोल होता है ना, वो इधर नीचे ही होता है, तो वो भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कहां से देख रही है, नीचे से देख रही है। देन आ गई आपकी ये वाली, ये होगी थ्री बाइपोलर लीड्स। ये कौन सी होगी, थ्री बाइपोलर लिम्ब लीड्स। देन आ गई आपकी थ्री ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। वो कौन सी होती हैं, वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल, उसका आप सिंपल याद रख लो, उसमें एवीएल आ जाती है, एवीएफ आ जाती है, और एवीआर आ जाती है। तो उसमें आपका बिल्कुल सिंपल फंडा है,
AVR मींस के वो हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कहां से देख रही है, राइट साइड। ये आपकी राइट साइड आ गई है, ये जनाब आपकी लेफ्ट साइड आ गई है, और ये क्या आ गई है जनाब आपकी इंफीरियर साइड आ गई है, मींस के नीचे वाली, एपिकल कह लो। ये मैं कह सकता हूँ कि जनाब एपिकल साइड आ गई। एपिकल हमने कहा था ना, हर्ट का एपेक्स कौन सा होता था, ये वाला, ऐसे ही है ना, जहां से कॉर्नर दूसरा कॉर्नर बन रहा था हर्ट का, तो उसको हमने एपिकल। तो ये तीन चीजें आ गई। इट मींस कि AVR कहाँ पे होगी, राइट साइड पे होगी, तो वो राइट साइड से हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही है। देन आ गई AVF। AVF मींस, एफ का मींस है फुट, तो ये फुट से देख रही है ना, इट मींस ये भी कहां से देख रही है, नीचे से देख रही है। देन आ गई AVL, तो AVL भी कहां से देख रही है, AVL कहां से, लेफ्ट साइड से, मींस लेटरल साइड से देख रही है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो ये तीन भी होगी हमारी, ठीक है। देन पीछे बच गई 6 चेस्ट लीड्स। अब 6 चेस्ट लीड्स का क्या चक्कर है, उनको भी मैं इधर लिखता हूँ। वो जनाब V1 इधर होगी, ठीक है। देन आ गई V2 आपकी इधर होगी, देन V3 इधर, एंड V4 इधर, एंड देन V5 इधर, ठीक है। ये हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इधर से देख रही होंगी। ये जब आप लोग अगर ECG करोगे ना, तो ये हम इनको इस तरह प्लेस करते होते हैं कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द राइट, राइट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम V1 को लगाते होते हैं। देन ये जो V2 होती है, वही फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड V2 को लगाते होते हैं। एंड देन उससे नीचे चले जाते हैं V3, ठीक है। एंड देन उससे नीचे जनाब V4, एंड देन उसके साथ ही मतलब थोड़ा थोड़ा ना हम लेटरली जाते जाते हैं, तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, V5। तो ये इस तरह करके हम क्या करते हैं, चेस्ट लीड्स को लगाते होते हैं, और साथ में इधर V6 आ गई, ठीक है। तो ये आपकी चेस्ट लीड्स मींस के अब हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हर एंगल से देख रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं है। तो आप लोग यार जब ECG देखते होगे, तो आपको सिंपली ये तो नहीं मिलता होगा, आपको ये वाला पैटर्न तो नहीं मिलता, आपको तो वो काफी डिटेल्ड काफी सारी लाइनें बनी हुई होती हैं। तो अब हमने बेसिकली उस चीज को देखना है कि वो लाइनें क्यों बनी हुई हैं। लेकिन उस चीज को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ, वो ये, फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट का इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है ना वो एक ही ले रहे हैं, मीन्स के सब जो वेक्टर्स बन रहे थे ना, उनको हमने जब इकट्ठा किया तो हमें हार्ट की मेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिली इस डायरेक्शन में, कहां से, फ्रॉम डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड आपको हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने हार्ट के सारे इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स को जमा किया, मींस के हमें जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो नॉर्मली क्या मिल रही है, इस डायरेक्शन में मिल रही है, मेनली कहाँ पे, लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड मिल रही है, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये जो AVR है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इससे तो पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है, इससे तो पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है। इट मींस के इसमें आपको जो QRS है वो क्या मिलेगा, वो डाउनवर्ड मिलेगा, ऐसे ही है कि नहीं है। दोबारा इस चीज को समझो, ठीक है, समझ लगी कि नहीं लगी। अगर आप देखो AVR के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो दूर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है, तो इस वजह से आपको जो QRS वाला कम्प्लेक्स है वो क्या मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा। इस चीज को मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक और चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक जनाब बस जा रही है, ठीक है, और इसके इंतजार में कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल इस साइड में जा रही है, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, और एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, सारे बस के इंतजार में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसको तो लगेगा बस मेरी तरफ आ रही है, इट मीन्स के ये खुश रहेगा। अब ये वाला जो बंदा खड़ा हुआ है इसको तो ये लगेगा बस मुझसे दूर जा रही है, तो ये उदास होगा। और ये वाला जो बंदा है ये पहले तो खुश होगा कि बस मेरी तरफ आ रही है, देन ये उदास हो जाएगा कि बस जब इससे दूर जाएगी। इसी तरह हो रहा है कि ये जो AVR है इसे तो लग रहा है कि मुझसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दूर जा रही है, तो ये आपको क्या मिलेगा इसमें, नेगेटिव, मींस के ये जो सारा आपको पॉजिटिव मिल रहा था ना, इस सारे को आप उल्ट कर दो, जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज, तो इस सारा जो हमारे ECG है उसका उल्ट आपको मिल जाएगा AVR में, क्योंकि इसे तो ये लग रहा है कि मुझसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या कर रही है, दूर जा रही है। देन अगर आप देखो ये लीड नंबर 2 के या 3 के व्यू से या AVF के व्यू से, तो ये तो सारे खुश होंगे क्योंकि इन्हें तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी तरफ आ रही है, तो इनमें आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, नीडल की क्या मिलेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। देन आ गया V1 V2, ठीक है, इनमें क्या है कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिव मिलेगी, देन नेगेटिव, क्योंकि इनके साथ ये दरमियान वाले बंदे वाला सीन हो रहा है। ये जो दरमियान वाला, इसे पहले लगेगा मेरी तरफ आ रही है, देन इसे लगेगा मुझसे दूर, इन्हें लगेगा मुझसे दूर जा रही है, तो यही आपको पहले क्या मिलेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, देन क्या मिल जाएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। V2 वाले को थोड़ा सा मजीद लगेगा कि मेरी तरफ आ रही है, तो इसमें आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, देन क्या मिल जाएगी,
नेगेटिव डिफ्लेक्शन। देन आगे चलते हैं V3। V3 वाले को मजीद ज्यादा लगेगा कि मेरी तरफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है, तो ये देखो आपको इसमें मजीद पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। आप देखो ये देखो वेव क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, इसको हम कहते होते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। खैर आगे चलते हैं, आगे आ गया V4। तो V4 वाली जो लीड है ना, इसको मैक्सिमम लगेगा कि मेरी तरफ आ रही है, तो इसमें आपको सबसे बड़ी मिलेगी आर वेव। ठीक है, तो यही एमसीक्यू आता है कि आपको आर वेव सबसे बड़ी, आर वेव प्रोग्रेशन में नॉर्मल बंदे में आर वेव प्रोग्रेशन में आपको सबसे बड़ी आर वेव कहाँ मिलती है, तो वो आपको मिलती है V4 में। ठीक है, देन V5 और V6 में दोबारा कम होती जा रही है कि इसे पहले लगेगा कि मेरी तरफ आ रही है, एंड देन उसे लगेगा कि मुझसे दूर जा रही है। एंड देन V6 वाले में भी आपको पहले उसे लगेगा कि मेरी तरफ आ रही है, एंड देन उसे क्या लगेगा, मुझसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दूर जा रही है। तो इसको हम कहते होते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। मींस के ये जो आर वेव थी ये बढ़ती गई, ये देखो मैक्सिमम मिली आपको कहाँ पे जाके, V4 में, एंड देन दोबारा V5 और V6 में कम होती जा रही है। तो खैर ये सारी चीजें आई नो कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने सिंपल याद रख लेना है कि आप हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिफरेंट एंगल से देख रहे हो। ये जब हम करेंगे ना MI या रिदमियास करेंगे, तो उसमें आप लोगों की ये वाली चीजें मजीद अच्छी हो जाएंगी। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा आप लोगों का मजबूत करवाने के लिए लेके चलता हूँ ये MI वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो ये देखो अब हम उसी चीज को देखते हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई है। तो ये देखो नॉर्मली जो 2, 3 और AVF थी, उनमें आपको पॉजिटिव बिल्कुल सही मिल रहा था ना ECG। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो 2, 3 है, इसमें पहले आप P वेव, देन Q वेव, एंड देन R, और ये सारा T वेव मिल गई। ये देखो इसमें भी पॉजिटिव मिल रही है आपको, ये जो सारा QRS कम्प्लेक्स है, जबकि 3 में भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है, एंड देन AVF में भी आप देख सकते हो कि आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसा ही है। देन हमने देखना होता है AVR को। तो एवीआर में ये हमें क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव, उल्टा मिलना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि एवीआर में आपको नेगेटिव मिला हुआ है, ये नॉर्मल है। अब देखो अगर आप एक बंदे की ECG देख रहे हो और एवीआर आपको पॉजिटिव मिल रही है ना, एवीआर वाली लीड आपने देखी इधर से, तो वो आपको पॉजिटिव मिल रही है, मींस के क्यूआरएस इस तरह का मिल रहा है। इट मींस के जो ECG लगाने वाला बंदा था उसने ECG की स्ट्रिप्स लगाई नहीं थी। ठीक है, तो आप देखते ही बता सकते हो कि स्ट्रिप्स लगी हुई थी ठीक या नहीं लगी हुई थी ठीक। तो वो आपने कैसे देखते ही बताना है, सबसे पहले आपने एवीआर को देखना है, उसमें क्या होनी चाहिए, क्यूआरएस आपको नेगेटिव मिलना चाहिए, मींस के नीचे डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। देन आपने 2 वाली को देखना है, उसमें आपको मस्ट क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए। देन आपने किस में देखना है, AVF में, उसमें भी आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। एंड देन 3 वाली में भी आपको क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो जब आपने इन तीनों को देख लिया, ये तीनों नॉर्मल थी, मींस के ये नेगेटिव था, नीचे इन्वर्जन थी, और इनकी पॉजिटिव इन्वर्जन थी, तो अब आपको कंफर्म हो गया कि बंदे ने जो ECG लीड्स थी वो सही लगाई हुई थी। ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं, आगे मैंने आप लोगों को वो जो कंसेप्ट बताया है, कौन सा, V1 वाला। तो ये आप देख सकते हो कि आर वेव पहले थोड़ी सी ऊंची, देन मजीद ऊंची, देन ये देखो मजीद ऊंची V3 में, एंड देन V4 में आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है, एंड देन V5 में देन मजीद कम हो गया, एंड देन V6 में भी कम हो गया है। तो ये आप खुद देख सकते हो इस चीज को। ये वाला जो कौन है ना, इसको देखो। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर वेव। तो ये देखो मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिल रही है, V4 में। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक ही है, लेकिन जस्ट आपका क्या है कि देखने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया। देन पीछे हमारी कौन सी बच गई, AVL और AVF, ओ सॉरी एवीएल ही बस बच गई है। तो AVL का दरमियाना हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और ये मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर, तो ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल जाती है। तो इस तरह हो गया हमारा जनाब ECG लीड्स का, कि कौन सी ECG लीड्स किसको कहाँ से देख रही थी। ठीक है, और आपने ECG को कैसे देखना है। देन एक और चीज, आप ECG को देख के कैसे बता सकते हो कि इस बंदे का हार्ट रेट कितना है। तो उसका तरीका वो ये है कि आपने क्या करना है, 300 को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 QRS कम्प्लेक्सेस। मींस के एक आपका QRS कम्प्लेक्स ये है, और एक आपका QRS कम्प्लेक्स क्या है, ये है। तो अब आपने इनके दरमियान में लार्ज बॉक्सेस कितने हैं, तो इसमें मुझे 1, एंड देन 2, और तकरीबन 2.5 या 3 मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे कितने मिल रहे हैं, 3 लार्ज बॉक्स मिल रहे हैं। तो मैं 3 को डिवाइड करूंगा 300 पे, तो ये मेरे पास जवाब क्या आ गया, 100। इट मीन्स के ये जो बंदे की ECG है उसका हार्ट 100 बीट्स पर मिनट पे धड़क रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, हार्ट रेट निकाल सकते हो। तो ये आ गया कुछ ECG के बारे में। अब आ गया कि आपने ECG को पढ़ना कैसे है। तो मेरी बात सुने, जब आपके हाथ में ECG दी जाए तो सबसे पहले आपने किसको देखना है, AVR को।
ठीक है, इसमें आपने मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज बता दी कि आपने कौन सी चीज को देखना है, इसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। तो सबसे पहले आपने एवीआर, देन 2 एंड देन 3 वाली लीड को देखना है। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगी, ये नेगेटिव मिलेगी जो क्यूआरएस है। तो इससे आपको पता चल गया कि बंदे ने ईसीजी लीड्स जो हैं वो सही लगाई हुई हैं। देन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप के जब आपको पता चल गया कि उसने लीड्स सही लगाई हुई हैं, देन आपने देखना है पी वेव को। ठीक है, तो ये आप देखो, जो आपको सबसे बेहतर या सबसे बेहतरीन मिलती है ना ईसीजी, जो हम अपनी बुक्स पे देखते हैं, मींस के इस तरह पी वेव, देन क्यू वेव, देन आर वेव एंड देन एस वेव एंड देन टी वेव। तो ये जो सबसे बेस्ट आपको मिलती है ना, वो लीड नंबर 2 में मिलती होती है। तो आपने आ जाना है डायरेक्टली लीड नंबर 2 में। और देखो लीड नंबर 2 में क्यों मिल रही है, क्योंकि जो हमारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक्टर है वो वेक्टर है, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस वजह से इसमें आप लोगों को सबसे बेहतरीन वाली जो ईसीजी की ड्राइंग है ना वो मिलती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको पी वेव मिल रही है। तो ये देखो, आपको पी वेव मिल रही है, क्यूआरएस मिल रहा है, टी वेव। लेकिन सबसे पहले आपने किसको देखना है, पी वेव। तो अगर तो आपको क्या है कि जनाब पी वेव मिल रही है कहाँ पे, 2, 3 और एवीएफ में, कहाँ कहाँ पे, 2 में, 3 में, ये आप देख सकते हो पी वेव मिल रही है मुझे 2 में भी, ओ सॉरी, ये 2 में भी पी वेव मिल रही है, 3 में भी पी वेव मिल रही है। तो इससे आपका एंड देन और आपने देखना है एवीएफ में। तो ये देखो एवीएफ में भी मुझे पी वेव मिल रही है। इट मींस के पी वेव सिर्फ आपको उस कंडीशन में मिलेगी जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ से ओरिजिनेट होगी, एस से नोड से। जब भी एस से नोड से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओरिजिनेट होगी तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगी, पी वेव मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो पी वेव कहाँ कहाँ पे आपने देखनी है, 2 में, 3 में एंड देन एवीएफ में। तो इसमें आपको पी वेव मिल गई, इससे आपका कंफर्म हो गया कि एस से नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओरिजिनेट हो रही है। अब देखो, अगर क्या हो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एस से नोड से ना ओरिजिनेट हो रही हो तो उस केस में आपको पी वेव नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये आपका एक कंसेप्ट है। वो कब नहीं होता है, वो वैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर वगैरह में आपका एवी नोड से नहीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती, तो इस वजह से उस केस में आपको पी वेव नहीं मिलेगी। ये खैर हमने उसमें पढ़ना है एरिथमियाज में, फिलहाल मैं जैसे आप लोगों को फिजियोलॉजी बताता हूँ। देन व्हाट इज द स्टेप 2, स्टेप 2 ये है कि आपने आर आर इंटरवल देखना है। आर आर इंटरवल आपने इनमें नहीं देखना, आपने किस में देखना है, वो वाली लीड में जहां पे आपको उसने ये बिल्कुल पूरा सक्सेशन दी हुई है, मींस के ये पूरी उसने दूसरा रिदम दी हुई है, तो उसमें आपने देखना है आर आर इंटरवल। तो ये कौन सी हमारी वेव थी, आर वेव, और ये भी कौन सी वेव थी, आर वेव। तो देन ये भी कौन सी थी, आर वेव। तो आप अगर इन सब को देखो ना, तो इन दोनों के दरमियान, इन सब के दरमियान डिस्टेंस सेम रह रहा है। इट मींस के जो हार्ट की रिदम है वो क्या है, सेम है। इसको हम कहते हैं रेगुलर आर आर इंटरवल, इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर आर आर इंटरवल। और अगर ये रेगुलर ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर आर आर इंटरवल। उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, कोई आपको इधर मिल जाएगी, मीन्स के कहीं शॉर्ट कहीं लॉन्ग, तो उसमें क्या है कि आपको इरेगुलर आर आर इंटरवल मिल जाता होता है। और इरेगुलर आर आर इंटरवल आपको कब मिलेगा, जब आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो अपना प्रॉपर रास्ता है ना, मीन्स के ये वाला रास्ता, उससे जब नहीं गुजरेगी तो उस वक्त आपको इरेगुलर आर आर इंटरवल मिलता है। ये आगे हमने पैथोलॉजीज पढ़नी है। खैर आपने सेकंड चीज क्या देख ली, आर आर इंटरवल। देन आपने देखना है आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स है ना, ये आपने देखना है। और ये कितना होना चाहिए था, लेस देन 100 मिली सेकेंड। ऐसे ही है ना, हमने देखा था कि इसकी ये कितना होता है, लेस देन 100 मिली सेकेंड। इट मीन्स के ये कितना होना चाहिए, लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्सेस। तो अगर ये आपको मिल जाए लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस, इट मीन्स के ये क्या है कि आपका नॉर्मल है, इस बंदे का क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या है, नॉर्मल है। अगर मोर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस मिले, इट मींस कि आपका जो क्यूआरएस इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक है, और अगर क्यूआरएस इंटरवल शॉर्ट मिले, इट मींस के उसमें आपका क्या है कि क्यूआरएस जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो क्या है, शॉर्टनड है। ठीक हो गया, ये आ गया तीसरा स्टेप के आपने क्या कर लिया, क्यूआरएस को भी देख लिया। देन आ गया आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, पीआर इंटरवल को चेक करना है। किसको, पीआर इंटरवल को। कौन सा था पीआर इंटरवल, जहां से पी वेव स्टार्ट हो रही है एंड देन जहां पे ये दूसरा हमारा क्यूआरएस कम्प्लेक्स खत्म हो रहा है, तो इस दरमियान में जो भी इंटरवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीआर इंटरवल। तो पीआर इंटरवल आपको कितना मिल जाएगा, लेस देन 5 स्मॉल बॉक्सेस। तो अगर ये आपको नॉर्मल ना मिले, अगर ये आपको मिले प्रोलॉन्ग्ड, तो प्रोलॉन्ग्ड उन कंडीशंस में मिलेगा जहां से आपकी ये नॉर्मल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दूसरा प्रोपागेट नहीं कर रही। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो, ये मैं एवी नोड को ब्लॉक कर दूं, अगर मैं क्या करूं, एवी नोड खराब हो जाए, तो इधर से करंट सही से पास कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो आपको पता है जब करंट सही से पास नहीं कर सकेगा तो ये जो पी आर सेगमेंट था ये
इंटरवल ज्यादा ये मिलेगा। क्या हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा ना, क्योंकि ये किसको शो कर रहा था, ये जो पीआर सेगमेंट था वो किसको शो कर रहा था, करंट इन एवी नोड। एवी एवी नोड में जो करंट बिलो। रह रहा था उस दौरान करंट बहुत कम होता है, जो हमारा मशीन पे डिटेक्ट नहीं होता। तो वो क्या किसको शो कर रहा था, जब करंट हमारा कहाँ पे था, एवी नोड में। तो अगर क्या हो पीआर इंटरवल आपको प्रोलॉन्ग मिले, इट मींस के करंट जो है ना एवी नोड से सही तरह पास नहीं कर सक रहा, इट मींस उस बंदे में क्या है, एवी ब्लॉक है। तो उससे आपको किस चीज का पता चल जाएगा कि उस बंदे में एवी ब्लॉक सकता है, एवी नोड से करंट सही पास कर रहा है या नहीं। अगर सही से नहीं पास कर रहा, इट मींस उस बंदे में क्या है, एवी ब्लॉक है। देन कुछ ड्रग्स भी दूसरा इस इंटरवल को इंक्रीज करती होती हैं, वो खैर हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन खैर आपका दूसरा फोर्थ स्टेप क्या आ गया, आपने इंटरवल चेक करने हैं। फर्स्टली आपने कौन सा चेक कर लिया, पी आर इंटरवल। देन आपने चेक करना है क्यू टी इंटरवल। ये देखें क्यू टी इंटरवल कहाँ से, ये जहां से क्यू वेव, एंड देन कहाँ से जनाब, ये जहां पे आपकी टी वेव खत्म हो रही थी, आपने इस इंटरवल को चेक कर लेना है। और ये भी नॉर्मल कितना होता है, लेस देन हाफ ऑफ आर आर इंटरवल। तो इसका बड़ा सिंपल सा सीन है, देखो ये क्या है आपकी आर वेव, और ये क्या है आर वेव, ठीक है। तो ये जो आपका क्यू टी इंटरवल है, फॉर एग्जांपल ये क्यू आ गई और ये क्या आ गई, टी वेव आ गई, ऐसे ही है ना। तो इसको हमने क्या नेम दिया है, क्यू टी इंटरवल का। तो ये नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल इंसान में क्या होना चाहिए, लेस देन आर आर इंटरवल। ये क्या है, आर आर इंटरवल है ना, मीन्स के ये एक आर वेव से लेके दूसरी आर वेव तक, इसको हम क्या कहते हैं, आर आर इंटरवल। तो नॉर्मल लोगों में आपका ये जो क्यू टी इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, लेस देन हाफ ऑफ आर आर इंटरवल होना चाहिए। ये जो आपका क्यू टी इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, लेस देन हाफ ऑफ आर आर इंटरवल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, लेस देन हाफ ऑफ इसके आर आर इंटरवल के। तो खैर आपका चौथा स्टेप भी क्लियर हो गया, आपने क्यू टी इंटरवल देख लिया। ये आगे हम कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे जिसमें क्यू टी इंटरवल क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। आगे चलते हैं। आगे आपका आ गया, आपने चेक करना है एस टी सेगमेंट को, और ये लास्ट काम है आपका। आगे आपने क्या करना है, एस टी सेगमेंट मीन्स के ये वाला जो आपका सेगमेंट था ना, ये वाला, तो आपने इसको चेक करना है। तो ये जब बंदे को एम आई होता है ना, तो उसमें ये एस टी सेगमेंट या तो एलिवेटेड होता है या डिप्रेस्ड होता है। तो ये भी खैर आगे टाइप्स हैं कि किस में एलिवेटेड होता है, किस में डिप्रेस्ड होता है। लेकिन लास्ट पे आपने क्या करना है, एस टी सेगमेंट को चेक करना है। और अब आपकी ईसीजी चेक हो चुकी है।